हाय फ्रेंड्स। मैं कमलेश पादरिया मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हमने कल दो डेमो क्लासेस पढ़ी। फर्स्ट वन जो हमने सिलेबस को इंट्रोडक्शन किया था, सिलेबस के बारे में पढ़ा था। सेकंड हमारी जो क्लास थी आपकी जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, डिटर्मिनेंट्स टॉपिक को हमने पढ़ा था। देखिए, उसमें जो हम पढ़ रहे थे रूल नंबर फर्स्ट और जो सेकंड रूल हमारा था, उस सेकंड रूल के अंदर क्या कुछ था। एक रूल हमने डिस्कस किया था, सेकंड रूल में क्या है, देखिए समझते हैं इसके बारे में। देखो, सेंटेंस है आपका कि एवरी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वर नेल्ड डाउन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म। आप सेंटेंस में देखो क्या है। सेंटेंस कह रहा है कि एवरी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वर नेल्ड डाउन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म। बताइए इसमें क्या गलती। देखो, हमारा रूल था, आपको पता होना चाहिए, रूल एक पढ़ा था कि एक सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट आपका आता है, एवरी से लेकर के आपको पता है या नेशंस तक पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है। अब नेशंस तक सब्जेक्ट है आपका। अब एवरी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आपको पता है ये आसियान है, ठीक है ना। ASEAN, आसियान का आपने फुल नाम लिखा है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट में ई को कैपिटल भी रखते हैं और स्मॉल भी रखा जाता है। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वर नेल्ड डाउन, ठीक है ना, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ऑफ आया हुआ है एक तो, और एक आपका ऑफ कहां आया हुआ है, यहां पर। हमने कल रूल पढ़ा था कि यदि आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के अंदर टू टाइम्स यदि आपके ऑफ आ रहा है, एक बार ऑफ आया, दोबारा यदि वापस यदि ऑफ आता है, तो ध्यान रखना है कि जो इस ऑफ है, इस ऑफ से पहले वाला जो नाउन होता है, इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब नहीं बल्कि फर्स्ट ऑफ से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है एवरी मेंबर, तो आपका सब्जेक्ट बन रहा है क्या, मेंबर। तो बताइए इसमें वर्ब क्या आनी चाहिए, बताओ। कृष्णा, वोज आएगा, सही है, आप सही बता रहे हो। हाँ अंकित, एंटोनिम सिनोनिम्स भी होंगे, सभी यहाँ पे होंगे, वर्ड पावर सारा हम कंप्लीट करेंगे। ओके, वर की जगह वोज आएगा, ठीक है। ओके, हाँ देखिए, कंटेंट के बारे में मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, सारा का सारा क्या पढ़ेंगे क्या कुछ पढ़ेंगे वो सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यस, आपका जवाब सही है, ठीक है। ओके, आशीष वर्मा सही जवाब दे रहे हो, सभी सभी करेक्ट जवाब दे रहे हैं। देखो, तो एवरी मेंबर के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, या ना तो एसोसिएशन के लिए वर्ब आएगी, ना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के अकॉर्डिंग। यदि नेशंस के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पे वर्ब सही था, लेकिन आपको लगाना है एवरी मेंबर के लिए, और मेंबर के लिए यहाँ पर वर नहीं बल्कि क्या आएगा, वोज का इस्तेमाल होगा। वोज नेल्ड डाउन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म। अब यहाँ पर नेल्ड डाउन आप देखिए, नेल्ड यहाँ पर नेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया है। नेल्ड एक फ्रेजल वर्ब है, नेल आपके एक फ्रेजल वर्ब है, नेल डाउन। नेल डाउन का मतलब क्या होता है, नेल डाउन करना। बताइए नेल डाउन का मतलब क्या होता है, जवाब दीजिए, बताइए। नेल डाउन का मतलब क्या होता है, आप कमेंट्स में बताइए, देखो जवाब दीजिए। नेल डाउन करवाना, बताएं। बताइए, नेल डाउन का मतलब क्या है, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। घुटने टिकवाना, ठीक है, हाँ, ठीक है, सही बोल रहे हो। विच यू वांट सही है, वॉट यू वांट सही है, सही है। सरेंडर करवाना करेक्ट है, स्पष्ट करवाना सही है। देखो, तो स्पष्ट करवाना जो वर्ड आप कह रहे हो, देखो गिरधारी, देखिए, आप कह रहे हो कि नेल डाउन करवाना। नेल डाउन करवाने का मतलब है कि स्पष्ट कहलवाना कि आखिर तू चाहता क्या है। आप सामने वाले का नेल डाउन करवाइए, ठीक है ना। आप कहे भाई तू क्या चाहता है, कोई व्यक्ति आपके सामने उंगली करता है ना कि भाई तू पहले पहले उंगली नीचे कर, मतलब नेल डाउन कर, पहले तू स्पष्ट कहलाना चाहते हो कि आखिर तुम चाहते क्या हो, इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है, उसको आप स्पष्ट करिए। उसे कहते हैं नेल डाउन करवाना, ठीक है ना। तो नेल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को
नेल डाउन करना, स्पष्ट कहलवाना कि तुम क्या चाहते हो। अब आप कह रहे हो कि जो आसियान जो है, आसियान के जितने भी मेंबर्स थे, उन सभी मेंबर्स को टेररिज्म के सब्जेक्ट के ऊपर, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर स्पष्ट कहलवाया कि भाई तुम आखिर क्या चाहते हो, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या रणनीति है, वो सारी चीजें बताने का आप कहोगे। तो यहाँ एवरी मेंबर के लिए वर्ब लगाओगे वॉच, और नेल डाउन आपकी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कि स्पष्ट कहलवाना। एक बात ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फ्रेजल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म में भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म में भी आ सकती है, वो आईएनजी फॉर्म में भी हो सकती है, टू इन्फिनेटिव फॉर्मेट में भी हो सकती है। तो फ्रेजल वर्ब को किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ध्यान रहे कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। हमने कल पढ़ा था कि बी वर्ब के साथ जब भी कभी वर्ब की थर्ड वाली फॉर्म आएगी तो वो सेंटेंस हमेशा क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। अब यदि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस का एक रूल पढ़ा था हमने कि पैसिव वॉइस में वर्ब का असर हमेशा किस पे पड़ेगा, सब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप नेल डाउन किसको करवा रहे हो, आप आसियान के जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर को आप क्या कर रहे हो, नेल डाउन करवा रहे हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब का असर किस पे पड़ेगा, सब्जेक्ट पे ऊपर असर पड़ेगा। क्लियर है। एक एक बात देखो, ध्यान देना, यहां पर आपने वर्ड लिखा है आसियान की जो स्पेलिंग लिखी है, तो इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें एस लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। ध्यान रखना ये प्रॉपर नाउन है। यदि किसी जगह का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम यदि होता है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन की एक खासियत होती है कि उसका हर एक वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ ए को भी आपने कैपिटल रखा, एस को भी कैपिटल रखा, इसको अलग रखते तो ई भी कैपिटल आता, ए आपका कैपिटल है, एन भी आपका कैपिटल है। आप साउथ ईस्ट को दोनों तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ई को कैपिटल करके भी लिख सकते हो। रशियन नेशंस, तो इसमें सभी में ध्यान दो कि हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी कोई भी आप नाउन लिखते हो, कैसे भी नाउन लिखते हो, तो हर एक वर्ड का पहला लेटर आप कैपिटल करिए। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दें। फिर आपकी यहाँ पे एक दो चीज और समझिए, देखो, और जो ऐसी संस्था वगैरह जो होती है इन सब में आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है अनिवार्य रूप से। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो इसका नाम भले है संस्था का, लेकिन फिर भी आर्टिकल द का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर इसमें देखो एक चीज और समझें कि एवरी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यहां पर आप कह रहे हैं एवरी मेंबर। एक बात ध्यान रखना कि एवरी का कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कभी भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि एवरी इज, आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरीके से मान लो आपने लिख दिया एवरी ऑफ, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, एवरी कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता। एवरी आपका डिटर्मिनर के रूप में इस्तेमाल होता है। एवरी कभी भी एज ए प्रोनाउन के तौर पर अकेले इस्तेमाल कभी नहीं होता। तो एवरी को इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ आपको वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको नाउन का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। ध्यान रखना, यदि एवरी ऑफ लिखना है तो वो गलत होगा, क्योंकि यदि आपको एवरी लिखना है तो आपको या तो लिखना पड़ेगा एवरीबॉडी, या लिखना पड़ेगा एवरीवन, या लिखना पड़ेगा एवरीथिंग, या एवरी के साथ कोई ना कोई नाउन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपने कह दिया एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी स्टूडेंट, एवरी प्लेयर, इस तरीके से आपको कोई ना कोई नाउन रखना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो एवरी का इस्तेमाल कभी भी अकेले नहीं होता, ये चीज हमेशा याद रखिए। एवरी एवरी इज कर दिया या एवरी ऑफ आ गया तो वो गलत कर देगा। तो एवरी के साथ मेंबर वर्ड है, यदि मेंबर नहीं होता तो एवरी ऑफ हम नहीं कह सकते थे। ईच ऑफ हो सकता है, ईच वन ऑफ हो सकता है, आप ईच बॉय हो सकता है, ईच के ईच अकेला इस्तेमाल हो सकता है, आप ईच ऑफ कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो ईच ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप ईच ऑफ कहते हैं तो वो करेक्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एवरी का इस्तेमाल करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना कि एवरी ऑफ कभी नहीं होता। यदि एवरी ऑफ आता है तो आपको करना है एवरी वन ऑफ। ठीक है ना, एवरीबॉडी ऑफ, इस तरीके से। जैसे एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया कि एवरी ऑफ, तो आप इसे काट के क्या करोगे, या तो कर दोगे ईच ऑफ, और या आप करोगे एवरी वन ऑफ। क्या करोगे, एवरी वन ऑफ। ठीक है ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके। ओके, तो एडजेक्टिव जो होता है वो प्रोनाउन की तरह नहीं बल्कि एक डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल होता है, उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव कहिए, डिटर्मिनर कहिए, उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ एवरी वर्ड करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती जा रही है
वर नहीं बल्कि इसकी जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। और इसमें आने वाला वर्ड जो है नेल डाउन, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है नेल डाउन भी कह सकते हो, आप इसे पिन डाउन भी कह सकते हो, ठीक है ना। आप इसे देखो, तो ध्यान रहे एवरी का रूल अलग से आप इसे याद रखिए। एवरी बहुत ज्यादा आने वाले रूल में से एक है, ये क्वेश्चन आता रहता है आपके। तो नेल डाउन करना, पिन डाउन भी कह सकते हो आप इसे, पिन डाउन करवाना किसी को, स्पष्ट कहलवाना कि आखिर वो चाहता क्या है, ठीक है ना, उसे कहते हैं नेल डाउन करना, ठीक है, नेल डाउन। ओके, पिन डाउन भी कहते हैं आप इसे, पिन डाउन भी कह सकते हो, लॉक इन भी कह सकते हो, आप इसे पिन डाउन भी कहते हैं, लॉक इन भी कहते हैं, लॉक इन करना, पिन डाउन करवाना, ठीक है ना। आप इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल है वो इसमें कर सकते हैं नेल डाउन के अंदर, ठीक है। ओके, एक 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 वर्ड आपको पता, देखो नेल से एक पढ़ा था ऑन द नेल, क्या होता है बताओ, ऑन द नेल, एक वर्ड पढ़ा था ऑन द नेल, ऑन द नेल। रेगुलर क्लास में कोई स्टूडेंट्स तो पता होगा ऑन द नेल क्या होगा, मुझे काम ऑन द नेल चाहिए, बताइए क्या कहोगे, देखो बताओ। ऑन द नेल, हिमांशु सही बता रहे हो, ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली, फतेह सिंह सही बता रहे हो, ठीक है ना। ओके, देखो, तो ऑन द स्पॉट, ऑन द नेल मतलब होता है ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, उसी जगह, हाथों हाथ, ठीक है ना, ऑन द नेल। ऑन द नेल मतलब हाथों हाथ, चुटकी में मेरे को काम अभी चाहिए, ऑन द नेल मेरे को ये काम चाहिए, तो ऑन द नेल होता है ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली। मोहित सही जवाब दे रहे हो, संदीप आपका जवाब करेक्ट है, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट सही है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट आप कह सकते हो, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है ना, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट सही है, फतेह सिंह आप सही बता रहे हो, ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। इन अ जिफी कह सकते हो, इन अ जिफी, ठीक है ना, इन अ जिफी, ठीक है, इन अ जिफी, ठीक है, इन अ जिफी मतलब उसी समय, हाथों हाथ, तत्काल आपको वो काम चाहिए, सही है। एंड ब्लिंक ऑफ आई सही है, फतेह सिंह आपका सही जवाब है, एंड ब्लिंक ऑफ आई, एंड ब्लिंक ऑफ आई, इस तरीके से आपको इन वर्ड को जोड़ना है, एंड ब्लिंक ऑफ आई, ठीक है ना, करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑन द नेल, ऑन द स्पॉट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, जैसे कैप आपकी हेड हेड गिर गई, उसको फटाफट तुरंत ही आपने उठा लिया, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं इन ए जिफी, बिना किसी देरी के, इन ए जिफी, बिना देर के, इमीडिएटली आपने काम किया है, उसे कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहोगे। ओके, देखो, हाँ एट वंस वो कह सकते हो, उसी समय, ठीक है ना, एट वंस। तो इस तरीके से आपका वर्ड है ऑन द नेल, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इन अ जिफी, ठीक है ना। तो एंड ब्लिंक ऑफ आई, इस तरीके के जो वर्ड बनते हैं, अ ब्लिंक ऑफ आई, एंड ब्लिंक नहीं, अ ब्लिंक ऑफ आई, एंड नहीं, अ ब्लिंक ऑफ आई, एंड नहीं, अ ब्लिंक ऑफ आई, ठीक है ना। इस तरीके के जो वर्ड आपके बनते हैं, ये वर्ड बनेंगे इन अ जिफी, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से वर्ड आपके बनते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें आपका क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट जो कल हमने रूल पढ़ा था उस वाले रूल का है ये। पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है हिमांशु, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि पैसिव में क्या होता है कि वर्ब जो होती है उस वर्ब का असर आपके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, पैसिव वॉइस में वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है ना। एक बार और यदि इस कॉन्सेप्ट को देखें, आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, देखो किसी को, एक्टिव और पैसिव में अंतर होता है कि एक्टिव में वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, पैसिव में वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़ता है, दोनों में फर्क है। जैसे मान लो आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझें, आपने सेंटेंस लिखा कि आई सेलेक्टेड हिम, और एक आप लिख रहे हो आई वॉज selected in 2010, दोनों में अंतर है। आई सेलेक्टेड हिम ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, आई सेलेक्टेड हिम मैंने उसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने वाला सब्जेक्ट है।
जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन आई वॉज सेलेक्टेड बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो वर्ब का असर पड़ता है सब्जेक्ट के ऊपर। आई वॉज सिलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन हुआ कब? 2010 में। एक आप कह रहे हो कि आपने सिलेक्शन दिया, दूसरे में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि वॉज नेल्ड डाउन। वॉज नेल्ड डाउन का मतलब है कि इस नेल डाउन का असर किस पे पड़ेगा? मेंबर के ऊपर असर पड़ेगा, कि आपने मेंबर से एक एक मेंबर से नेल डाउन करवाया है। यदि यहाँ पे वॉज नहीं आता और सीधा लिख देते नेल डाउन, तो इसका मतलब है कि हर एक मेंबर ने नेल डाउन करवाया है। किसको नेल डाउन करवाया है? टेररिज्म को नेल डाउन करवाया। तो टेररिज्म को आपने नेल डाउन नहीं करवाया है, आपने टेररिज्म के मुद्दे पर हर एक मेंबर को नेल डाउन करवाया है। आप उसे कहना चाह उसको पिन डाउन करवाया है कि तू भाई क्या चाहता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना? इस तरीके से आपको ये वर्ड आपको यूज करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट आपका रूल लेते हैं। देखो, ओके, देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा। ओके, पोस्टपोन हो गया, कब है, कैसे हैं, ये सब चीजें आपको बाद में समझनी है। आप अपना टॉपिक करिए, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। आपको ये देखना है कि आप कैसे तैयार हो कि नहीं एग्जाम के लिए। एग्जाम हर साल होता है, ठीक है ना? हर साल होता है, आता जाता रहता है। जब आपकी तैयारी होती है, मेन बात होती है एग्जाम जब हमारे सामने होता है, डेट आती है, तब जाके हम जागते हैं। तब तक बहुत कुछ देर हो जाती है, ठीक है ना? आप अपनी तैयारी भरपूर रखिए। एग्जाम कब होगा, मेन बात ये होता है, देखो आपको मेन चीज ये है कि आप केवल एग्जाम को देख करके तैयारी ना करें, आप तैयारी करें। समझ रहे हो ना? आप चारों सब्जेक्ट है उनको कवर करिए। आप मैथ्स कवर करिए, आप इंग्लिश को कवर करिए, जीके कवर करिए, रीजनिंग कवर करिए। आप चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से आप कवर करिए। फिर देखो एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर एक एग्जाम की तैयारी की फिर दोबारा तैयारी कर। आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए। एक एक को सब्जेक्ट को बहुत अच्छी, आप ढील मत छोड़िए, उसको अच्छी तरीके से सब्जेक्ट आपके तैयार रखो। फिर कोई सा भी एग्जाम हो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? ठीक है ना? अपना नॉलेज बढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना? ओके, देखिए नेक्स्ट आपका वर्ड देखिए। यहां पर एक चीज ध्यान दें, यहाँ क्वेश्चन से मतलब नहीं, ये नहीं कि ज्यादा क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें डाल रखी है, इसमें ग्रामर बहुत ज्यादा है, एक एक चीज में वर्ड पावर बहुत ज्यादा है। तो उन सारी चीजों को आपको समझना होता है, ठीक है ना? ये नहीं कि आपको फटाफट 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 आपको कोर्स करना है। फटाफट कोर्स करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? इन चीजों का ध्यान दें। देखो अगला वर्ड, देखिए इस क्वेश्चन को क्या आपका क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, the Maldives, along with the Fifi Islands and the Andaman and Nicobar Islands, are among the most enchanting tourist destinations. बताइए क्या होगा इसकी जगह? बताओ क्या गलती नजर आ रही है? द मोलदीव्स, उसके बाद कोमा लगा रहे हैं आप, फिर आप कह रहे हैं अलोंग विद। अलोंग विद का नियम आपको पता होगा। अलोंग विद, एक अलोंग विद में क्या होता है, उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अलोंग विद से पहले आपने क्या नाउन लगाई है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आपने मोलदीव्स कहा है, तो मोलदीव्स अलोंग विद द फीफी आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ अलोंग विद के बाद में आने वाला फीफी आइलैंड्स और द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसके लिए तो वर्ब आपकी इस्तेमाल होगी नहीं। वर्ब किसके लिए इस्तेमाल होगी? इसके पहले आने वाले वर्ड जो है मोलदीव्स, इसके लिए इस्तेमाल होगी। बताओ मोलदीव्स के अकॉर्डिंग क्या है? आर की जगह इज आएगा। सभी आप आर की जगह इज बता रहे हो, सही है, ठीक है। तो आर की जगह क्या रहेगा? इज आएगा, सही है। तो आप कह रहे मोलदीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ आर नहीं, आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। तो आप कह रहे मोलदीव्स अलोंग विद द फीफी आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अमंग द मोस्ट एन्चेंटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम देखो एक रूल समझते हैं। देखिए एक रूल को समझते हैं। देखो रूल देखें एक, देखिए एक रूल समझिए। वर्ड है आपके, देखो समझें, वर्ड है आपका एज वेल एज इन एडिशन टू, एज वेल एज और इन एडिशन टू,
ठीक है ना, एज वेल एज और इन वर्ड को आप याद करिए और लिखिए इन वर्ड्स को, आपको नोट डाउन करिए इन वर्ड्स को कि ये कौन कौन से आपके वर्ड हैं, ठीक है ना। तो एज वेल एज, इन एडिशन टू, ठीक है ना, विरावत के विद, along with, along with, and not, like, dislike, इंक्लूडिंग, लिखिए आप इन वर्ड्स को लिखें, वर्ड्स को लिखिए, देखो कि एज वेल एज और इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, एंड नॉट, लाइक, डिसलाइक, इंक्लूडिंग। आप विद, अलोंग विद, आप टुगेदर विद ले सकते हो, टुगेदर विद, आप इनको याद रखिए, विद, अलोंग विद एंड टुगेदर विद, एंड नॉट, ठीक है ना, लाइक, डिसलाइक, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, आप वर्ड यूज करिए बिसाइड्स। ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनके पहले जैसे मान लो आपने सब्जेक्ट लिख दिया आई, इस तरह, और बाद में यदि मान लो दे रखा है यू, तो ध्यान रखना अब यू के लिए वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी इन वर्ड से पहले जो आने वाला वर्ड है आई, इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी एम, और इसी के अकॉर्डिंग आपका पजेसिव आएगा क्या, माई। जैसे मान लो पहले यदि मान लो आपने यहां पर लिख दिया यू, और बाद में यदि मान लो आपने लिखा होता आई, तो आई के अकॉर्डिंग नहीं, यू के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी आर, और यू के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा क्या, योर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है, वर्ड्स जो होते हैं एज वेल एज और इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद एंड टुगेदर विद को आप साथ में ले लो, विद, अलोंग विद एंड टुगेदर विद, एंड नॉट एंड बिसाइड्स ले लो, लाइक, डिसलाइक और इंक्लूडिंग को ले लीजिए। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स क्या करते हैं, इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब और इसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आपका इस्तेमाल होता है। इनके बाद में क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने इसकी जगह लिख दिया द पीएम, और बाद में लिख दिया ऑल हिज ऑल नहीं होता, ऑल हिज मिनिस्टर्स। तो यहां मिनिस्टर्स के लिए नहीं, द पीएम के लिए वर्ब आएगी क्या, इज, और इसी के लिए पॉजिटिव क्या आएगा, हिज, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, तो वर्ड है आपके एज वेल एज और इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद एंड टुगेदर विद, एंड नॉट एंड बिसाइड्स, लाइक और डिसलाइक और इंक्लूडिंग, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स होते हैं इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या आती है, वर्ब आती है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड और ले सकते हो, रन बाई ले सकते हो, गाइडेड बाई वर्ड है, अकम्पनीड बाई वर्ड है, ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके पहले आने वाले वर्ड के अनुसार ही आपकी वर्ब का इस्तेमाल है वो होता है, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप रन बाई का इस्तेमाल कर सकते हो, गाइडेड बाई लिख सकते हो, अकम्पनीड बाई लिख सकते हो, ठीक है। तो इनके पहले क्या आता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं रूल्ड बाई कह सकते हो, ठीक है। रन बाई, गवर्न बाई, रूल्ड बाई सही है, आप सारे के सारे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देखो और भी आप वर्ड कह सकते हो, जैसे आपने वर्ड यूज कर दिया रन बाय, ठीक है ना, रूल्ड बाय, गाइडेड बाय, गवर्नड बाय, ठीक है ना, अकम्पनीड बाय, ठीक है ना। इस तरीके से जो वर्ड आपके होते हैं इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कह दिया सेंटेंस की द बैंक, ठीक है ना, बाय द विलेजर्स। तो यहाँ विलेजर्स के अकॉर्डिंग नहीं, द बैंक के लिए वर्ब आएगी क्या,
इज, क्या आएगा? इज। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के वर्ड जो होते हैं, गवर्न्ड बाय, गाइडेड बाय, रूल्ड बाय, रन बाय, ठीक है ना, अकम्पनीड बाय, ऐसे जो वर्ड आपके आते हैं, तो इनके पहले जो भी आपके वर्ड आएंगे, इनके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ड है आपके कौन से, कि एज वेल एज, और इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, एंड टुगेदर विद, एंड नॉट, एंड बिसाइड्स, लाइक, डिसलाइक, और इंक्लूडिंग, ठीक है ना, और रन बाय, गवर्न बाय, ठीक है, अकम्पनीड बाय, रूल्ड बाय, ऐसे वर्ड यदि आते हैं तो ध्यान रखना, इनके पहले आने वाले जो वर्ड है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब, रादर देन आ जाए, मान लो आपको दे दे रादर देन, ठीक है, रादर देन वर्ड दे दे, तो इनके पहले जो सब्जेक्ट जैसा आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। इसके बाद में नाउन क्या आएगी उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेशर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, ओके, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये वर्ड इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत सरल है, ठीक है ना। तो वर्ड है आपके एज वेल एज, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, लाइक, इन डिसलाइक, इंक्लूडिंग, ये जो वर्ड्स हो गए। फिर रन बाय, रूल्ड बाय, गाइडेड बाय, गवर्नड बाय, अकम्पनीड बाय, और रादर देन, इनके पहले जैसा सब्जेक्ट आएगा, मतलब जो नाउन आएगा, इनके पहले सब्जेक्ट तो पूरा ही है, लेकिन इनके पहले जो आपका नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब का इस्तेमाल करना है, बाद में क्या है उसके अकॉर्डिंग नहीं। तो देखते हैं जो क्वेश्चंस था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसमें क्या था। यहां आपने वर्ड लिखा है द मोलदीव्स अलोंग विद। अब अलोंग विद वर्ड आपके आया हुआ है, तो अलोंग विद के बाद में क्या लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो वर्ब आएगी ये अलोंग विद से पहले आने वाले मोलदीव्स के अकॉर्डिंग आएगी। अब मोलदीव्स तो क्या है, बहुत सारे टापुओं की एक समूह है, तो लेकिन वर्ब आपका एक कंट्री है ना, ये तो कंट्री का नाम है, तो कंट्री का नाम सिंगुलर होगा, तो मोलदीव्स के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एक बात देखो, ध्यान देना इधर, जो छोटे छोटे टापुओं से मिलकर के बनी हुई जो जगह होती है, टापुओं का जो समूह होता है, उस पर्टिकुलर जगह के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। वैसे हम प्लेस के साथ, हम जगह के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि कोई भी ऐसा नाउन है, ठीक है ना, जनरली ऐसा नाउन जो, जैसे कोई कंट्री है और बहुत सारे देशों से मिलकर के बनी हुई एक यूनाइटेड कंट्री है, तो जैसे मान लो वर्ड यूनाइटेड आ जाए, यूनियन जैसे वर्ड आ जाए, रिपब्लिक जैसे वर्ड आते हैं, ठीक है ना, यूनाइटेड जैसे यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, ऐसे भी वर्ड आते हैं कंट्री के साथ, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल हमें करना होता है, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरीके से यदि मान लो, या कुछ ऐसे कंट्री के नाम जो एस से खत्म होते हैं, पूरा से नीदरलैंड्स वगैरह जो वर्ड हैं आपके ऐसे खत्म हो रहे हैं, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल जनरली वहां करते हैं। वेस्ट इंडीज बहुत छोटे छोटे टापुओं से मिलकर के बना हुआ एक समूह है, तो द वेस्ट इंडीज हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मोलदीव्स कह रहे हैं तो आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। या फीफी आइलैंड्स जो थाईलैंड में है, फीफी आइलैंड्स आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास में ही, जो पास तो नहीं, थोड़ा दूर है, लेकिन जो थाईलैंड के अंदर है फीफी आइलैंड्स, तो द फीफी आइलैंड्स हो गया, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया। तो आइलैंड्स वगैरह जो कह रहे हैं वो सारे के सारे आइलैंड के लिए, ये नहीं कि आइलैंड का आइलैंड्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एन आइलैंड भी होता है, आइलैंड्स भी होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अंडमान और निकोबार दोनों मिलाकर के आइलैंड्स है, इसलिए हम कह रहे हैं। और ध्यान रखना सारी प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर मोलदीव्स प्रॉपर नाउन है तो एम को कैपिटल रखा है, या फीफी आइलैंड्स एक प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल यहाँ भी किया है, और हर एक वर्ड को देखो आपने क्या किया है, क्या किया है, कैपिटल किया है। तो यहाँ एक तो प्रॉपर नाउन आर्टिकल लेती नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा क्योंकि जगह का एक समूह है इसलिए। और हर एक वर्ड को देखो कैपिटल किया, यहाँ पी को भी कैपिटल कर रहे हैं, या अंडमान में ए कैपिटल आएगा, निकोबार में एन कैपिटल आएगा, आइलैंड का आई यहाँ पर कैपिटल आएगा। अकेला आइलैंड है तो आई स्मॉल आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाम के साथ है इसलिए सबको किया हमने प्लूरल, ठीक है ना। तो इज अमंग द मोस्ट एन्चेंटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, एन्चेंटिंग क्या होता है बताइए। एंचेंटिंग जिरंड है आपकी यहाँ पर। एंचेंटिंग क्या मतलब होता है, ये प्रेजेंट जिरंड नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। यदि वर्ब की कोई भी आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का काम करती है तो वो जिरंड कहलाती है, लेकिन यदि कोई वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे एन इंटरेस्टिंग बुक कह दो, ठीक है ना, आपने कह दिया कि एन एन्चेंटिंग प्लेस कह दिया आपने, मेस्मराइजिंग प्लेस कह दिया, एन्चेंटिंग कह दो, मेस्मराइजिंग कह दो, ठीक है ना, चार्मिंग कह दीजिए, तो वर्ड है, तो एन्चेंटिंग का मतलब क्या है,
क्या होता है, मोहित करना, ठीक है, मंत्र मुग्ध करना, ठीक है ना, मैस्मराइज करना, ठीक है, सही बोल रहे हो, अट्रैक्टिव कह सकते हो, ठीक है ना, तो मैस्मराइज कह दो, एन्चेंटिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है ना, ओके, वंडरफुल, ठीक है ना, तो चार्मिंग, ये जो वर्ड बनते हैं एन्चेंटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ओके। हाँ, देखिए और कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है सेंटेंस में? तो आपको ये देखना है कि अलोंग विद के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब इस्तेमाल होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स का जो ब्लॉक है, जो फ्लैट्स होता है ना उनका जो ब्लॉक, जैसे आपका ए ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया, सी ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, तो फ्लैट्स का जो ब्लॉक होता है, फ्लैट्स का जो ब्लॉक आपका होता है उसे कहते हैं, ठीक है ना, ये मान लो फ्लैट्स है, इन फ्लैट्स का आपने ब्लॉक बना दिया, ठीक है, जैसे ए ब्लॉक हो गया, ये बी ब्लॉक हो गया, सी ब्लॉक हो गया। अब आप कह रहे द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, इन फ्लैट्स का पूरा ये ब्लॉक, ठीक है ना, होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स, दो दुकानों के सहित, इस मान लो इसके अंदर दो दुकानें हैं, एक दुकान ये और एक ये, तो द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स, अब एक ब्लॉक है पूरा, ए ब्लॉक का मान लो फ्लैट्स की एक बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग के अंदर नीचे दो दुकानें हैं, तो आप कह रहे हो कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स एंड अ रेडियो स्टेशन इन द बेसमेंट। अब इसमें एक बेसमेंट है और उस बेसमेंट में क्या है, एक रेडियो स्टेशन है। एक ही ब्लॉक की बात कर रहे हैं, उसी ब्लॉक के अंदर फ्लैट्स फ्लैट्स हो गए, और फ्लैट्स के नीचे क्या है, दो दुकानें हैं, और दो दुकानों के नीचे क्या है, बेसमेंट है, और उस बेसमेंट में क्या है, एक रेडियो स्टेशन है, ठीक है ना। तो अब आप कह रहे हो कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स एंड अ रेडियो स्टेशन इन द बेसमेंट। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि वर्ड क्या आया हुआ है, इंक्लूडिंग आया हुआ है। तो बताओ इसमें क्या गलती होगी, क्या करोगे आप सभी? सभी हैज कह रहे हैं, देखो बेसमेंट, हैव बर्न्ड डाउन, आप कह हैव बर्न्ड डाउन, हैव बर्न डाउन कहोगे, बताइए क्या आना चाहिए? बताइए क्या आना चाहिए? हैव आएगा, हैज, ऑब्वियसली आपको हैव नहीं, आपको कहना पड़ेगा हैज, क्या कहोगे, हैज। तो अब आप कह रहे हो कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स, ठीक है ना, एंड अ रेडियो स्टेशन इन द बेसमेंट, आप कह रहे पूरा का पूरा ब्लॉक, दो दुकानों और एक बेसमेंट के अंदर जो रेडियो स्टेशन है उसमें, बेसमेंट का ध्यान रखना, बेसमेंट में प्रेपोजिशन थ्रू इस्तेमाल होता है, थ्रू द बेसमेंट, ठीक है ना। अब ये तो कह रहा है कि बेसमेंट के अंदर है, तो हम कह रहे हैं इन द बेसमेंट, लेकिन आपने कह दिया बेसमेंट से होकर के मैं बिल्डिंग में घुसा, तो आपको कहना पड़ेगा थ्रू द बेसमेंट, ठीक है ना। ओके, आई एंटर्ड द मॉल थ्रू द बेसमेंट, ठीक है ना, थ्रू इस्तेमाल होता है बेसमेंट के साथ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप कह रहे हो कि इन द बेसमेंट के अंदर आप कह रहे रेडियो स्टेशन था, तो पूरा का पूरा ब्लॉक, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि इंक्लूडिंग के बाद में टू शॉप्स और एक रेडियो स्टेशन आप कह रहे हो, इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इंक्लूडिंग से पहले क्या है, फ्लैट्स है, लेकिन फ्लैट्स किसका है, ब्लॉक है। ऑफ के बाद वाले नाउन के लिए कभी वर्ब नहीं आती, ऑफ से पहले कैसी नाउन आ रही है उसके लिए वर्ब आएगी। तो यहां पर वर्ड है आपका ब्लॉक, और ब्लॉक कैसी नाउन है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो आपको क्या कहना पड़ेगा, हैव नहीं बल्कि आपको हैज कहना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो अगला वर्ड, अब आप कह रहे हो कि बेसमेंट हैव बर्न्ड डाउन, बर्न डाउन का क्या मतलब होता है, बर्न डाउन का क्या मतलब होता है बताओ? हैज बर्न डाउन, बर्न डाउन का मतलब क्या होता है, आग में नष्ट हो जाना, बिल्कुल ही क्या हो जाना, आग में नष्ट होना, इसका मतलब है आग में नष्ट होना, आग में नष्ट होना, आग में नष्ट हो गई, बर्न डाउन हो गई, ठीक है ना। तो बर्न डाउन होना, नष्ट हो जाना, आग में नष्ट हो जाना, ठीक है ना। लेकिन इस बर्न डाउन में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, मीनिंग में कोई बता सकते हैं, बताओ, बताइए, इसके मीनिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम? हाँ, डेस्ट्रॉयड सही है सोनू, आप बता रहे हैं डेस्ट्रॉयड पूरा सही है, पूरी तरह से गया, पूरी तरीके से नष्ट हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया कह सकते हो, ठीक है, डेस्ट्रॉय हो गया कंप्लीटली। बताइए, और कोई गलती यहां पर है?
हैज बर्न डाउन क्या सही है? सुनने में सही नजर आ रहा है क्या? एक्टिव पैसिव के थ्रू देखिए आप वर्ड सही है क्या? हैज बर्न डाउन। बताइए क्या ब्लॉक ने किसी को बर्न डाउन किया है कि ब्लॉक ही बर्न डाउन हुआ है? बताइए। बर्न डाउन जो आपका फ्रेज है, बर्न डाउन आग में नष्ट होना होता है, लेकिन क्या इस सेंटेंस में सही है क्या? बताओ। कृष्णा आप कह रहे हो कि हैज बीन होगा। क्या हैज बीन होगा? दिमाग लगाओ। अब एक्टिव वॉइस में हमने पढ़ा कि ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस होता है, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस होता है, और इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग और टू बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है। यहां किसी ब्लॉक ने किसी को नहीं बर्न डाउन किया है, वो खुद ही बर्न डाउन हुआ है। तो हैज बर्न डाउन ही हैज बीन बर्न डाउन। क्या कहोगे? हैज बीन लगाना होगा। तो हैज बीन बर्न डाउन, ठीक है ना? वो बर्न डाउन हो गया, पैसिव में होगा ये आपका हैज बीन बर्न डाउन। वो बर्न डाउन हो गया कैसे? डेस्पाइट द फायर फाइटर्स एफर्ट। जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो अग्निशमन में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके जो एफर्ट्स है, उनके बावजूद, डेस्पाइट। ध्यान रखना, डेस्पाइट के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। इन स्पाइट में जरूर आपका ऑफ आता है। आपने इन स्पाइट कहोगे तो इन स्पाइट में ऑफ जरूर होता है, लेकिन यदि आप डेस्पाइट कहते हो तो डेस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ, जबकि डेस्पाइट, ठीक है ना? डेस्पाइट में ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता, तो ऑफ यहां पे नहीं आएगा, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, डेस्पाइट करेक्ट वर्ड है। डेस्पाइट द फायर फाइटर्स एफर्ट्स, ठीक है ना? फायर फाइटर्स एफर्ट, इसका ध्यान रखना, एक फायर फाइटर्स नहीं था, ये प्लूरल है तो केवल अपस्ट्रोफी आएगा, इस बात का ध्यान रखना। आप कह रहे हो कि ये काम एक बंदे ने किया है, आपने कह दिया कि एक स्टूडेंट ने किया है, या एक स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट की बुक, तो स्टूडेंट्स बुक आप कह सकते हो। अब आपका एक स्टूडेंट की बुक है, तो आपने कह दिया स्टूडेंट्स बुक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने कह दिया स्टूडेंट्स क्लास, स्टूडेंट्स क्लास, तो क्या एक स्टूडेंट्स की क्लास हो सकती है? एक नहीं, एक से ज्यादा की क्लास, स्टूडेंट्स की क्लास है, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपस्ट्रॉफी और एस लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, एस के ऊपर दोबारा वापस एस की साउंड नहीं होता, ये हिसिंग साउंड कहलाता है, ये रिपीट नहीं होता। तो हमें कहना पड़ेगा स्टूडेंट्स क्लास, ठीक है? एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की क्लास है, एक की क्लास नहीं है, तो स्टूडेंट क्लास नहीं, स्टूडेंट्स क्लास। तो यहां पर स्टूडेंट्स में अपस्ट्रॉफी लगेगा। यदि आप पहले, जैसे आपने कह दिया बॉयज, अब यदि यहां अपस्ट्रॉफी लगाओगे तो इसका तो मतलब हो गया एक लड़का, एक लड़के की कोई भी वस्तु हो सकती है, स्टूडेंट बॉयज। लेकिन यदि मान लो आपने इस बॉयज में एस यहां लगाया अपस्ट्रॉफी, तो इसका मतलब है कि लड़कों की कोई गाड़ी हो सकती है, लड़कों की कोई कार हो सकती है, इस अर्थ में आएगा। तो यहां कह रहे हो फायर फाइटर्स एफर्ट्स, यदि ये एस यहां होता तो एक फायर फाइटर्स का एफर्ट नहीं, एक से ज्यादा लोगों का समूह था, और उन समूह का एफर्ट्स आपने लगाया, तो ये फायर फाइटर्स, ये यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस करेक्ट लगा रखा है, ठीक है? तो इसमें देखो रूल जो आपके बन रहे हैं, आप कहाँ कहाँ से रूल देखिएगा। एक आपका रूल देखिए, आपका फ्रेज पैसिव वॉइस वाला यहाँ पर बर्न डाउन का रूल बन रहा है, डेस्पाइट के साथ ऑफ इन स्पाइट से कंपेयर करके आप रूल को याद रखिए। बर्न डाउन जो आपकी फ्रेजल वर्ब है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना? आपका फायर फाइटर्स वाला अपॉस्ट्रोफी का रूल यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं, और आपका वर्ड इंक्लूडिंग से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? ये सारी चीजें हैं इसमें। ओके, देखो, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, फायर फाइटर्स, यहाँ पे फायर फाइटर्स सही है, ठीक है ना? अपॉस्ट्रोफी ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, अपॉस्ट्रोफी हटेगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना? अपॉस्ट्रोफी यदि हटेगा तो गलत हो जाएगा। फायर फाइटर्स एफर्ट्स, ये करेक्ट वर्ड है, ठीक है ना? चलो, और कुछ पूछना है इसमें? देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, देखो नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट देखिए आप क्या है वर्ड है। हाँ, अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, इस सेंटेंस को समझिए। देखो मेन बात ये है, पहली बात ये है कि थोड़ा आप दिमाग लगाइए।
ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ऐसा नहीं कि आप केवल बिल्कुल ही आप जीरो पे बैठे हो, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, एक एक क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, स्टडी पे ध्यान दो, ठीक है ना। क्या है, कैसे वर्ड बना, एक से ज्यादा रूल साथ आ रहे हैं, तो रूल आपको बनाने हैं, आपको दिमाग थोड़ा वाइड करना है। यदि आप एक ही रूल पढ़ते रहे ना, तो फिर कभी ऐसे नहीं होगा, आप उसे अचीवमेंट हासिल नहीं होगा। आपको एक एक सेंटेंस के ऊपर उसको ध्यान देना होगा, क्या करना है क्या नहीं, उसको एक एक सेंटेंस के ऊपर ध्यान दो, कहां से बना, उसमें नाउन कौन सी आ रही है, एडजेक्टिव कौन सा है, उसका प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल हुआ है, कंजंक्शन उसमें कैसे इस्तेमाल हुआ है, फ्रेजल वर्ब कौन सी इस्तेमाल हुई है, नॉर्मल वर्ब है कि फ्रेजल वर्ब है। पहली बात, सबसे पहले आपको सेंटेंस में देखना होगा कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस आपका सेंटेंस है। ये सारी चीजें आपको उसमें देखनी पड़ेगी, लेकिन तब जाके आपके एग्जाम्स के अंदर मार्क्स है वो बढ़ेंगे। सिर्फ एक ही रूल पढ़ते रहे तो एक ही रूल से काम नहीं चलेगा, एक एक चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, तब जाकर के होगा। शुरुआती जो क्लास होती है हमारी, जो ऑफलाइन जो क्लासेस हमनी होती है, क्लासेस के अंदर हम इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि स्टार्ट में जो आता है बच्चा उसको बिल्कुल भी नहीं आता, उसे ये नहीं पता कि वर्ड बॉय या बॉयज कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा बेसिक, हमें बहुत बेसिक से पढ़ाना होता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा आप एडवांस रहिए, जो इन चीजों में क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखो, देखिए, कोई ज्यादा इतना नहीं है, ठीक है ना। ओके, अगला वर्ड देखो क्या है। Why weren't the Prime Minister of India as well as the incumbent members of parliament allowed to fly over Pakistan's air space? अब पहली बात तो ये आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस इन इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वाई से स्टार्ट हुआ है। अभी अभी हमने पढ़ा एक रूल कि एज वेल एज और इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद और डिटरमिन, ये जो वर्ड हमने पढ़े हैं टुगेदर विद वगैरह, इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है। अब यहां पर एज वेल एज के पहले क्या लिखा हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग, एज वेल एज द इनकम्बेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब इनकम्बेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आप कह रहे हो अलाउड टू फ्लाई ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस। अब अलाउड यहां पे लिखा हुआ है वर्ब। अब आपको लग रहा है कि अलाउड यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है। यदि वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म है तो इसकी जगह या तो होना चाहिए था वॉज अलाउड, या होना चाहिए था वर अलाउड। ये सारी चीजें आपकी आनी चाहिए। अब एज वेल एज के अकॉर्डिंग वर्ब देखें तो यहां अलाउड वाली वर्ब तो काम आएगी नहीं, ठीक है। तो इस अलाउड से पहले वर्ब क्या थी आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस इन इंटरोगेटिव है। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव कर रहे हो डब्ल्यूएच वर्ड में, तो यहां जो वर्ब आनी चाहिए वो हेल्पिंग वर्ब कहां चली गई, यहां पे आ रही है वंट। तो अब ऑब्वियसली जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, एज वेल एज के पहले आने वाले द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आएगी, या द इनकम्बेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग आएगी। बताइए किसके अकॉर्डिंग आएगी। ऑब्वियसली द इनकम्बेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं, किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आएगी। और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है यहाँ पर, सिंगुलर या प्लूरल, ऑब्वियसली कैसा है, सिंगुलर। तो अब इस प्राइम मिनिस्टर के लिए वर्ब लगेगी, और वर्ब कैसी लगेगी यहां पर, वंट नहीं आएगा, बल्कि आपको कहना पड़ेगा वॉजंट। क्या कहोगे, वॉजंट। क्लियर है, हाँ सभी जवाब दे रहे हैं वोजंट है। और वोजंट यदि आप कहोगे तो ऑब्वियसली इज एम आर वोज वर्ब के साथ जो आपकी वर्ब आती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ अलाउड वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अलाउड, अलाउ प्लस टू इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है, अलाउ टू फ्लाई ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस। पाकिस्तान के एयर स्पेस के बाद में जो एयर स्पेस से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और जो इनकम्बेंट जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स है, जो एमपीज है, उनको अलाउ नहीं किया गया। कहां से, कि जो पाकिस्तान के एयर स्पेस पे रोक लगा दी थी ना, पाकिस्तान के एयर स्पेस से रोक लगा दी थी जब, ठीक है, तो वहां से सेंटेंस आपका बना हुआ है। तो यहां पे बनेगा वाई वोजंट द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए वर्ब आप इस्तेमाल करोगे, ना कि हम इनकम्बेंट मेंबर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है बताओ, इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, बोलो।
द पीएम ऑफ इंडिया क्यों लिखे हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में क्या गलती है? ललिता सही है। ओके। हाँ, जो अभी खुद पद पर हैं। इनकम्बेंट का मतलब होता है इस समय पदस्थ, इस पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर जो पदस्थ हैं, पहले जो उस पर्टिकुलर पद पर हैं, उसको हम कहते हैं इनकम्बेंट कहते हैं। क्या कहोगे? इनकम्बेंट कहते हैं, ठीक है। तो पहले जो पद पर था उसे क्या कहते हैं बताओ? बताओ, पहले जो पद पे उसे क्या कहते हैं? पहले जो पद पर थे उसे क्या कहते हैं बताओ? प्रीडेसेसर। ये होता है जो पहले जो ऐसा कोई भी अधिकारी जो पर्टिकुलर इस अभी जो पोस्ट इनकम्बेंट जो मेंबर है, इसके पहले जो था, उसको पूर्व जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? प्रेडेसर। इसका मतलब पूर्व अधिकारी, इसका मतलब होता है पूर्व अधिकारी। जो पहले जो अधिकारी था उसे कहते हैं पूर्व अधिकारी, ठीक है ना, उसे कहते हैं। ओके, क्लियर है? हाँ। ओके। ओके। सक्सेसर, कालूराम, सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी। जो आगे आएगा उत्तराधिकारी उसे कहते हैं सक्सेसर। जो सक्सेसर होता है वो आगे आने वाला उत्तराधिकारी होता है, वो सक्सेसर कहलाता है, ठीक है ना। सक्सेसर वो होता है जो उत्तराधिकारी होता है, उसे कहते हैं, ये उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी जो आगे आने वाला अधिकारी है, उत्तराधिकारी मतलब कोई राजा वगैरह है, उसने डिथ्रोन कर दिया, या मान लो उसने एब्डिकेट कर दिया, तो उसकी जगह पर जो जगह लेगा उत्तराधिकारी वो सक्सेसर होता है। उसे क्या कहते हैं? सक्सेसर कहते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए, तो एंसेस्टर क्या होता है बताइए? पूर्वज होते हैं एंसेस्टर, ठीक है ना। एंसेस्टर क्या होते हैं? पूर्वज कहलाते हैं। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? पूर्वज। एंसेस्टर क्या होता है? पूर्वज। पूर्वजों को हम कहते हैं एंसेस्टर्स, ठीक है ना। तो वर्ड आपके हैं, देखो, तो इनकम्बेंट होता है पदस्थ, इस पर्टिकुलर पद पर है उसे कहते हैं। ओके। प्रीडेसेसर क्या होता है? पूर्व अधिकारी होता है, पहले का अधिकारी होता है। सक्सेसर क्या होते हैं? उत्तराधिकारी होते हैं, आगे आने वाले जो होते हैं, सक्सेस होने वाले। और एंसेस्टर पूर्वज होते हैं आपके, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं। ओके, देखिए, बैंक पीओ के लिए सही है आप, कोई दिक्कत नहीं, बैंक पीओ के लिए बेस्ट बैच है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंक पीओ में ज्यादातर वर्ड पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है बैंक पीओ आपका। देखिए, तो वर्ड आपका, तो यहां पर आपने वर्ड बना इनकम्बेंट, तो इनकम्बेंट से आप इन वर्ड को रिलेट करिए। इनकम्बेंट वर्ड हो गया, आपका प्रीडेसेसर वर्ड हो गया, सक्सेसर वर्ड है, एंसेस्टर वर्ड है, इस तरह के वर्ड हैं वो आप इसके साथ में जोड़िए, ठीक है। तो वाई वंट की जगह वोजंट आ जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज द इनकम्बेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं होता, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होता है। फैमिली मेंबर्स नहीं होता, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पार्लियामेंट मेंबर नहीं कहोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फैमिली मेंबर्स नहीं, मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है ना। असेंबली मेंबर नहीं, मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ध्यान रखना। फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर ध्यान है, फ्रेजल वर्ब है। फ्लाई ओवर का मतलब ऊपर से उड़ के जाना, फ्रेजल है। तो फ्लाई ओवर आपने वर्ड यूज कर दिया। एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये जो वर्ड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है ना, ये हेडमास्टर, प्रिंसिपल, इन सब में आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज किया तो आर्टिकल द का इस्तेमाल इसके साथ हम करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन यदि मान लो जैसे ही कह दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो आर्टिकल द हट जाएगा। यदि मान लो, कहने का मतलब है कि जैसे ही मान लो आपने वर्ड यूज करा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब भी लिखोगे ध्यान रखना पी और एम दोनों कैपिटल आएगा। आप प्राइम मिनिस्टर यूज करोगे तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, और पी और एम दोनों कैपिटल आते हैं, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर में पी और एम दोनों कैपिटल लिखे जाते हैं जब भी सेंटेंस में कभी लिखते हो, तो द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पी और एम दोनों क्या है? कैपिटल है, ठीक है ना। और द प्राइम मिनिस्टर, अब इसकी जगह यदि मान लो आपने लिख दिया, पीएम भी लिख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और आपने लिख दिया नरेंद्र मोदी,
इस तरीके से लिख दिया। तो अब यदि यहाँ आर्टिकल द लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। द प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो आर्टिकल द वहां पर हट जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। द प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप, द प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कहोगे, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ड आपका बन रहा है। ओके, और कोई बताओ इसमें और किसी तरह की प्रॉब्लम। मेंबर्स ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ असेंबली कहते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, पार्लियामेंट जनरली अपने से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करता है जब तक उसे पोस्ट मॉडिफायर न दिया जाए, ठीक है ना। ओके, पोस्ट मॉडिफायर जब तक नहीं हो तब तक पार्लियामेंट में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान रखें। देखिए, ठीक है, हाँ देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए। तो आपका जो एज वेल एज वाला रूल है, एज वेल एज इन एडिशन टू वाला रूल, इसमें जरूरी नहीं कि आपको सेंटेंस इन आपको नॉर्मल सिंपल सेंटेंस दे, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दे सकता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान ये रखना कि उसके पहले जो वर्ब आ रही है उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ओके, देखो, देखो नेक्स्ट, बहुत अच्छा सेंटेंस है, देखो क्या कह रहा है, समझे। देखो, ये बहुत अच्छा सेंटेंस और इसमें बहुत कुछ है, देखो पढ़ें। प्रकाश झा, who has done yeoman's service to Bollywood by making a number of mesmerizing movies, are one of the veteran and talented filmmakers. यहां एक बात ध्यान देना, जब भी कोई सेंटेंस आता है, एक रूल समझना, यदि कोई भी एक सेंटेंस आता है और उसके बाद कोमा दे रखा है, ठीक है ना, और वापस यदि कोमा वाला पार्ट दे दिया, वापस आपका सेंटेंस इस्तेमाल होता है। तो ध्यान देना, इस कोमा पार्ट के बाद में आने वाली वर्ब इस पहले कोमा से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सेंटेंस के अंदर कोमा दे रखा हो तो कोमा वाले पार्ट का वर्ब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे यहां से प्रकाश झा के बाद इसने कोमा दे रखा है, यहां प्रकाश झा के बाद कोमा दे रखा है, और यहाँ मूवीज तक कोमा दे रखा है। तो यहाँ हु से लेकर के मूवीज तक इसका कभी भी आपकी जो आगे आने वाली वर्ब है इसके ऊपर असर कभी नहीं पड़ेगा, ये ध्यान देना। तो यहां से यहां तक एक बार जब इस सेंटेंस को पढ़ो तो पढ़ते समय जहां कोमा वाला पार्ट है उसको एक बार स्किप कर लो, तो सेंटेंस यहीं से यहीं तक बनेगा कि प्रकाश झा आर वन ऑफ द वेटरन एंड टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। अब ये सेंटेंस आपका बन रहा है, तो ऑब्वियसली प्रकाश झा के लिए जब आपको वर्ब लगानी है तो वर्ब क्या आएगी, देखो सभी कह रहे हैं, नीरज आप सी कह रहे, सी पार्ट में एरर बता रहे हैं। ओके, इज आएगा, ठीक है, संजीव, गजेंद्र सही है, राजीव सही है, ओके, हेमंत शर्मा सही जवाब है, राकेश सही जवाब है, इज, कालूराम आप सही जवाब दे रहे हो, इज। तो यहाँ आर की जगह क्या आएगा, इज वन ऑफ, क्या कहोगे, इज वन ऑफ द वेटरन एंड टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात समझना, यहां कह रहे हो कि प्रकाश झा क्या है, प्रकाश झा इज वन ऑफ द वेटरन एंड टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। एक बात ध्यान, यहां भी मेकर्स आएगा, यदि यहां पर आपने मेकर कर दिया होता तो वो गलत हो जाता, ध्यान रखना, क्योंकि वन ऑफ लगा रहे हो। वन ऑफ जब भी कभी लगाओगे तो उसके बाद में आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है ना। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ जब भी कभी लिखते हो उसके बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है। आप वन ऑफ द बॉय नहीं कह सकते, आप ऐसा थोड़ी कहोगे वन ऑफ द बॉय, तो वन ऑफ द बॉय एक लड़के में से एक तो कैसे लोगे, तो आपको कहना पड़ेगा वन ऑफ द बॉयज, तो कहोगे लड़कों में से एक लड़का, लेकिन लड़कों में से एक लड़का कहोगे तो वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी, ध्यान रखना। तो अब आप कह रहे हो कि इज वन ऑफ द, अब वन ऑफ द कहोगे तो वन ऑफ कौन है, मेकर्स है, तो क्या आएगा, मेकर्स आएगा। तो मेकर नहीं मेकर्स आएगा, तो ये मेकर्स यहां पर करेक्ट है। लेकिन अब आप कह रहे हो वन ऑफ द वेटरन, वेटरन क्या होता है, वेटरन क्या होता है, वेटरन किसको कहते हैं, वेटरन किसको कहेंगे, जवाब दो फटाफट, देखो
जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं, ठीक है ना। तो वेटरन जो अनुभवी अनुभवी लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं मैनवर। जो अनुभवी हो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं अनुभवी, सही है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, मोहित सही जवाब है, ठीक है ना। ओके, राकेश सही है, ओके। ओके, अनुभवी अनुभवी जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं वेटरन कहलाते हैं, ठीक है ना। वो जो नौसिखिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमेच्योर कहते हैं, नोविस कहते हैं, ठीक है ना। जो अनस्किल्ड होते हैं उन्हें हम नोविस कह दो, आप अमेच्योर वर्ड कह सकते हो, ठीक है ना। अड्रोइट एक्सपर्ट होता है, सही है मनोज, ठीक है ना। एक्सपर्ट कह दो, अड्रोइट कह दो, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कह दो, अड्रोइट कह दो, अडेप्ट कह दीजिए, डेक्स्ट्रस कह दीजिए, ठीक है ना। तो निपुण होते हैं, ठीक है। और जो नोसी क्या होता है उसे नोविस कहते हैं, ठीक है ना। अनुभवहीन को इडियोमेटिक वे में क्या कहते हैं बताओ, इडियोमेटिक वे में वेट अंडर द कॉलर, ठीक है ना। वेट अंडर द कॉलर का मतलब होता है कि आपका कान का कच्चा है, मतलब वेट अंडर द कॉलर मतलब वो अनुभवहीन है अभी। वेट अंडर द कॉलर आपको पता हो वर्ड, ठीक है ना। ओके, ठीक है, हाँ, इनेफ्ट, इनेफ्ट हमने पढ़ा था, इनेफ्ट कह सकते हो। इनेफ्ट मतलब जो कमजोर है उसे कहते हैं इनेफ्ट, जो कम जानता है, अनस्किल्ड है। अप्रेंटिस सही है, अनस्किल्ड हो गया। वेट अंडर द कॉलर, वेट अंडर द कॉलर नहीं, वेट, ओके। वेट अंडर द कॉलर तो होता है जो शर्माता है, शर्मिंदगी महसूस करना, उसे कहते हैं वेट अंडर द कॉलर, ठीक है ना। आप शर्मिंदगी महसूस करते हो, एम्बेरेस्ड फील करते हो, जैसे आप कहीं जाते हो ना, आपका कॉलर है वो गंदा है, नजर आ रहा है, ऑब्वियसली आपको क्या होगा, एम्बेरेस्ड फील होता है, ठीक है ना। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स होता है, वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब होता है कान के पीछे, कान से अभी भी कच्चा है, ठीक है ना, उसे कहते हैं अनुभवहीन है अभी, ठीक है ना। छोटा छोटा गाय का जो बछड़ा होता है ना, तो ऑब्वियसली कान के पीछे अभी कच्चा रहता है, वो वहां से वो सफाई नहीं हो पाती है उसकी गाय से, तो ऑब्वियसली वो वहां से वो कमजोर रहता है, ठीक है ना। ओके, ओके। तो वेटरन होगा, वेटरन एंड टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, ठीक है, ओके। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना कि आप वन ऑफ लिख रहे हैं तो नाउन कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आपको इस्तेमाल करना ही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि आप ऐसा सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है, जैसे आपने बोल दिया कि दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, तो गलत होगा सेंटेंस, आपको कहना पड़ेगा दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, क्या कहोगे, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट, या ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स कहना पड़ेगा, ना कि फ्रेंड कहोगे, ठीक है ना। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए, The Prakash Jha, who has done yeoman's service to Bollywood by making a number of mesmerizing movies. देखो यहाँ पे mesmerizing word use हुआ है, mesmerizing अभी पढ़ा हमने, enchanting, mesmerizing, interesting, ठीक है ना। ये जो वर्ड तो mesmerizing यहाँ पर मूवीज का इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी इज, तो इज वन ऑफ द वेटरन एंड टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, ठीक है। तो यहाँ प्रकाश झा हु हैज डन जिसने काम किया है, क्या, योमेंस सर्विस। बताओ योमेंस सर्विस क्या होता है, योमेंस सर्विस क्या होता है बताइए, एक्सीलेंट सर्विस, सही है। ओके, मोहित सही जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। एक्सीलेंट वर्क, इसका मतलब है एक्सीलेंट वर्क, ठीक है ना। एक्सीलेंट वर्क जो होता है योमेंस सर्विस कहते हैं, योमेंस सर्विस कहते हैं, एक्सीलेंट योमेंस सर्विस। योमेन जनरली किसान को कहते हैं, फार्मर को कहते हैं, तो योमेंस सर्विस एक्सीलेंट वर्क जिसे हम कहते हैं, ओके। आउटस्टैंडिंग वर्क, आउटस्टैंडिंग वर्क, ठीक है ना, ऑफ द मार्क कह सकते हो। तो आप कह रहे हो योमेंस सर्विस, आप कह रहे हो कि प्रकाश झा की मूवीज आप देखते ही हो, देखी होगी आपने, गंगा जल मूवी है आपकी, कौन सी, अपहरण जो मूवी आई थी वो है, ठीक है, राजनीति है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी मूवीज उन्होंने दी है। तो प्रकाश झा क्या है, जो जिन्होंने बॉलीवुड में योमेंस सर्विस दिया है, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सराहनीय कार्य किया है, जो आउटस्टैंडिंग वर्क उन्होंने किया है, बाय किस कारण से, बाय मेकिंग, बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जिसे हम जिरन कहते हैं, जो क्या कहलाती है, जिरन कहलाती है, ठीक है ना। तो आईएनजी वाली फॉर्म जिरन, अ नंबर ऑफ मेस्मराइजिंग मूवी, ध्यान रखना अ नंबर ऑफ जब भी कभी लिखते हैं उसके बाद नाउन आपकी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, ध्यान रखना। अ नंबर ऑफ जब भी कभी लिखोगे, अ नंबर ऑफ जब भी कभी लिखोगे तो इसके बाद नाउन है वो, अ नंबर ऑफ के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। अ नंबर ऑफ खुद अपने आप में एक डिटर्मिनर है,
तो अ नंबर ऑफ, अब आपने कह दिया मूवीज, अब आप मूवी नहीं, अ नंबर ऑफ मूवीज कहना ही पड़ेगा, प्लूरल, ठीक है ना। यदि आप इसकी जगह द नंबर ऑफ लिखोगे तब क्या आएगा बताओ, द नंबर ऑफ कहोगे तो मूवी आएगा कि मूवीज आएगा, जवाब दो। द नंबर ऑफ लिखोगे तो उसके बाद मूवी आएगा कि मूवीज आएगा, बताओ, बताइए। ध्यान देना, चाहे अ नंबर ऑफ हो चाहे द नंबर ऑफ हो, दोनों के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। अ नंबर ऑफ के साथ भी मूवीज होगा और द नंबर ऑफ के साथ भी मूवीज होगा। नाउन हमेशा प्लूरल होगा, मूवी नहीं मूवीज करना पड़ेगा, सिंगुलर नहीं होता। ध्यान दें, यही गलती बनती है। प्रॉब्लम ये कर देते हैं कि अ नंबर ऑफ के साथ तो मूवीज कर देते हैं, द नंबर ऑफ के साथ मूवी कर देते हैं, ये गलत होता है। नाउन दोनों में ही प्लूरल आती है, चाहे अ नंबर ऑफ कहो चाहे द नंबर ऑफ कहो। ध्यान रखना कि वर्ब में अंतर है, अ नंबर ऑफ कहोगे तो वर्ब आपकी आर आती है और द नंबर ऑफ कहोगे तो वर्ब आपकी इज आती है। ये वर्ब में फर्क है, नाउन सेम होती है। अ नंबर ऑफ कहोगे तो भी प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ कहोगे तब भी नाउन प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब अ नंबर ऑफ कहोगे तो आर आएगी और द नंबर ऑफ कहोगे तो इज आएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहां पे देखो, इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना। यहां लिखा हुआ है बाय मेकिंग अ नंबर ऑफ मेस्मराइजिंग मूवीज। अब यदि अ नंबर ऑफ मूवीज कह रहे हैं तो इसके लिए वर्ब कैसी होनी चाहिए, इज होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। अब यदि अ नंबर ऑफ मेस्मराइजिंग मूवीज के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ इज नहीं, यहाँ पे आर होना चाहिए था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले कोमा दे रखा है। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, देखो समझना इसमें। यहां पर यदि अ नंबर ऑफ मूवीज के अकॉर्डिंग वर्ब देखें तो अ नंबर ऑफ मूवीज के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए थी, आर आनी चाहिए थी। तो यहां पे आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने कोमा दे रखा है और यहां भी कोमा दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे पार्ट के लिए आप वर्ब नहीं लगाएंगे। वर्ब किसके लिए लगाओगे, प्रकाश झा के लिए वर्ब आएगी और प्रकाश झा के लिए वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी। तो एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, आप इन्हें देखो करेक्ट करिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ अ नंबर ऑफ के लिए वर्ब नहीं है, ये वर्ब है प्रकाश झा के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पर कोमा दे रखा है, ठीक है ना। तो एक बार लास्ट में समझिए इस सेंटेंस को कि प्रकाश झा जो कि जो फिल्म मेकर टैलेंटेड और वेटरन अनुभवी फिल्म मेकर है उनमें से एक हैं, जिन्होंने क्या किया है, हु हैज डन योमेंस सर्विस टू बॉलीवुड। उन्होंने बॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा सराहनीय कार्य किया है, क्या करके, बाय मेकिंग, बना करके, क्या बनाया है, अ नंबर ऑफ मेस्मराइजिंग मूवीज, मतलब बहुत सारी संख्या में उन्होंने मेस्मराइजिंग मूवीज बनाई है। मेस्मराइजिंग जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली, जो आपको एन्चेंटिंग करने वाली, ठीक है ना, चार्मिंग वगैरह कह सकते हैं। तो एन्चेंटिंग मूवी, एन्चेंटिंग मूवीज, मेस्मराइजिंग मूवी, वंडरफुल मूवीज, ब्यूटीफुल मूवीज आप इसे कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा। तो आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। तो एक सेंटेंस को सिर्फ आप ऐसे नहीं कि उसको पढ़ के उसमें एरर निकली, आपने एरर निकाली और आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं, सेंटेंस को थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ओके, योमैन सर्विस, ये सेंटेंस को बहुत ज्यादा मेहनत करके बना रखा है। ये नहीं कि आपने वैसे ही कहीं से सेंटेंस उठाया और बना दिया, इसमें रात रात भर लगा है इसको बनाने में। सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसकी मेहनत करने के बाद सेंटेंस बने हैं ये, ठीक है। तो आपको इनको बहुत ज्यादा ध्यान दें, इसमें आने वाले वर्ड के ऊपर ध्यान दें। वेटरन से संबंधित जो भी वर्ड्स आपको पता है वो सारे सारे आप मेंशन करिए, ठीक है ना। जितने भी वर्ड्स आपके हैं, डेक्स्टर्स वर्ड हो गया आपका, एक्सपर्ट जो वर्ड होते हैं, अडेप्ट जो वर्ड हैं, ठीक है, डेक्स्टर्स हो गया, अडेप्ट हो गए, ठीक है, ये जो वर्ड है इनको आप ले लीजिए। उसके एंटोनिम्स आप यूज करिए कि कौन कौन से उसके एंटोनिम्स बनेंगे, ठीक है। जैसे ऑकवर्ड है आपका वर्ड, ठीक है ना, उस तरीके से वर्ड। या वेटरन का तो अपोजिट में ऑब्वियसली जो नोविस वगैरह जो हमने पढ़े अभी अभी, इनमें उसका एंटोनिम्स हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। ओके, ये सारी चीजें देखिए। देखिए नेक्स्ट, हाँ ये पोस्ट मॉडिफायर है हिमांशु, ये पोस्ट मॉडिफायर है। हु से लेकर के मूवीज तक ये पोस्ट मॉडिफायर है, जो प्रकाश झा को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। ये जो पहले लग के कोई मॉडिफाई करेगा तो प्री मॉडिफायर, बाद में लगकर कोई मॉडिफाई करता है तो वो पोस्ट मॉडिफायर है। तो ऑब्वियसली वो पोस्ट मॉडिफायर है। ये है हम किसके लिए लगा रहे हैं, प्रकाश झा के लिए लगा रहे हैं। ऑब्वियसली ये पोस्ट मॉडिफायर है, लेकिन ये आपकी क्लोज की वर्ब है, ना कि सेंटेंस की वर्ब है, ठीक है ना, ये ध्यान दें। ओके, नेक्स्ट देखें।
प्रैक्टिस शीट आपको बहुत मिलेगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं इन्हीं को रिवाइंड कर करके आप पढ़ लोगे ना 3-4 बार 5 बार, तो आपको प्रैक्टिस यही बहुत है। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, एक टॉपिक के कम से कम 1000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो प्रैक्टिस की आप टेंशन मत करिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आप रिवाइंड कर करके उसे लिखिए, साथ साथ में आप कॉन्सेप्ट को लिखिए, एक एक चीज को देखो समझिए। आप केवल लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं तो फिर तो नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अगला देखिए, अगला सेंटेंस क्या है। वी हैव नॉट डाइंड आउट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, देयरफॉर देयरफॉर एडवर्ब है जो आपने कोमा से अलग कर रखी है। ही टुक्स अस all at one of the best Japanese restaurant in लॉस एंजलिस। देखो बताइए इसमें क्या गलती बन रही है, बताओ इसका गलत बताइए। बताओ। फतेह सिंह, आप सफिशिएंट की बात कर रहे हो, सफिशिएंट से कहीं ज्यादा है, ठीक है ना। आपके रूल्स में जो पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर रूल के जो हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जरूर से कहीं गुना ज्यादा है। बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको यहाँ पर, बताइए क्या आएगा। यहाँ सेंटेंस कह रहे हो कि वी हैव नॉट डाइंड आउट फॉर ए कपल ऑफ वीक्स। डाइन आउट एक फ्रेजल वर्ब है वैसे। डाइन आउट का मतलब होता है बाहर जाके खाना खाना, बाहर जाकर के खाना खाना, डाइन आउट इसका मतलब होता है बाहर खाना खाना, होटल वगैरह में डाइन आउट पे जाना, बाहर जाकर के खाना खाना, ठीक है ना, डाइन आउट कहते हैं उसे, डाइन आउट करना कहते हैं, बाहर जाके खाना खाना उसे कहते हैं। तो वी हैव नॉट डाइंड आउट, हमने कभी भी, हमने बाहर जाके खाना नहीं खाया, कब, फॉर ए कपल ऑफ वीक्स, ठीक है ना। तो अ कपल ऑफ होता है, द कपल ऑफ नहीं होता, ये आर्टिकल की एरर आती रहती है, कभी भी ध्यान रखना, अ कपल ऑफ की जगह द कपल ऑफ आ जाता तो वो गलत हो जाएगा। द कपल ऑफ करके एरर बनाता है, तो द कपल ऑफ ईयर्स नहीं, अ कपल ऑफ ईयर्स, क्या कहोगे, अ कपल ऑफ ईयर्स। अ कपल ऑफ कहोगे तो नाउन प्लूरल आएगी, अ कपल ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर नहीं, नाउन प्लूरल आनी चाहिए। अ कपल ऑफ ईयर नहीं, अ कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है ना, नाउन प्लूरल आएगी, ध्यान रखना। अ कपल ऑफ मंथ नहीं, अ कपल ऑफ मंथ्स, अ कपल ऑफ वीक्स, अ कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो द कपल ऑफ नहीं, अ कपल ऑफ, तो अ कपल ऑफ और नाउन कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। तो वी हैव नॉट डाइंड आउट, हम काफी वीक्स से, कुछ वीक से हम क्या है, डाइन आउट पर नहीं गए, ठीक है ना, हम बाहर खाना खाने नहीं गए हैं। देयरफॉर इसलिए, ही टुक्स अस ऑल एट वन ऑफ द बेस्ट जापानीज रेस्टोरेंट इन द लास वेगस। यहाँ पे देखो सेंटेंस को समझिएगा। ही टुक्स अस, अब टुक कौन सी वाली वर्ब है, वर्ब की कौन सी वाली वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी एस ई एस और आई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है एस ई एस और आई एस, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कभी भी एस ई एस और आई एस वगैरह इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो क्या कहोगे, ही टुक अस, ना कि टुक्स अस, क्या कहोगे, ही टुक अस, इसलिए वो हमें लेके गया, तो क्या कहोगे, तो वी हैव नॉट डाइंड आउट फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, देयर फॉर ही टुक अस, वो हमें लेके गया, अस ऑल, हम सभी को, ठीक है, ऑल, एट कहां पे लेके गया, ठीक है, टुक एट हमें लेके गया, कहां पे लेके, एट वन ऑफ, अब आप वन ऑफ कह रहे हो, तो वन ऑफ द बेस्ट जैपनीज रेस्टोरेंट। अब अभी भी पढ़ा हमने कि जब वन ऑफ कह रहे हैं तो वन ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन है, नाउन कौन ही है, ये जापानीज तो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और जापानीज क्या है, रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो रेस्टोरेंट नहीं, आपको कहना पड़ेगा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स आपको प्लूरल कहना पड़ेगा, तो रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं से एक, तो आप कह रहे हो कि लॉस एंजलिस जो है, लॉस एंजलिस जो जगह है, उस लॉस एंजलिस जगह के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स है, जापानीज रेस्टोरेंट्स है, उनसे एक बेस्ट रेस्टोरेंट्स के अंदर आप गए हो। तो वी हैव नॉट डाइंड आउट फॉर ए कपल ऑफ वीक्स, हम काफी टाइम तक वहां से कपल ऑफ वीक्स तक डाइन आउट के लिए नहीं गए, इसलिए वो हमें लेके गया एक लॉस एंजलिस के अंदर
जो जापानीज रेस्टोरेंट्स है उन बेस्ट रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट्स के अंदर वो लेके गया, ठीक है ना। टुक अस ऑल, हमें सबको लेके गया कहां पर, एट वन ऑफ द बेस्ट जापानीज रेस्टोरेंट इन लॉस एंजलिस, ठीक है ना। ओके, जगह का नाम है, तो एल और एस दो, एल और ए दोनों ही कैपिटल रहेगा, आपकी प्रॉपर नाउन है। ओके, तो कपल ऑफ का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल का ध्यान रखिए, द नहीं बल्कि ए आएगा, ठीक है ना। डाइन आउट बाहर खाना खाने के अर्थ में आता है। पिकनिक भी होता है, पिकनिक बाहर जाकर के खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना बाहर जो होता है खुद बना करके खाते हैं, वो पिकनिक होता है। पिकनिक खाने को कहते हैं, पिकनिक जाने को नहीं कहते, खाने को कहते हैं। ऐसा खाना जो बाहर जाके खाया जाए उसे पिकनिक कहते हैं। तो पिकनिक हम खुद वहां बना करके खाना खाते हैं, वो होता है पिकनिक। डाइन आउट हम बाहर जाके रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाते हैं, उसे कहते हैं डाइन आउट, ठीक है ना। ओके, तो रेस्टोरेंट से जुड़े हुए वर्ड्स हैं वो आप याद करिए, ठीक है ना, तो उसके साथ आप लिस्ट बनाइए, ठीक है। डाइन आउट होता है, अब जो खाना खाने जो सुबह का हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो लंच होता है, शाम के समय सफर होता है, ठीक है ना, और जो 24 घंटे में कभी भी खाया जा सके उसे डिनर कहते हैं। ये सारी चीजों को आप समझिए, जैसे अब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम ब्रंच करते हैं, ठीक है, ब्रंच कह दो, टी कह दो, ये वर्ड है। खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, उसको क्या कहते हैं बताओ, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, बताइए। टक इनटू, देखो टक इनटू का मतलब क्या होता है बताओ, एक बार लड़के ने पूछा है टक इनटू, बताइए टक इनटू। फतेह सिंह ने पूछा टक इनटू क्या होता है, भरपूर पेट खाना, पेट भर भर के खाना, टक इनटू, टक आप भर के खाते हो खाना, बहुत ज्यादा खाना खाते हो, ठीक है ना, टक इनटू। हाँ, डिजर्ट कहते हैं, डिजर्ट होता है जो खाना, ठीक है ना, डिजर्ट, डबल एस ई आर टी होता है, ये डिजर्ट होता है, इसे हम डिजर्ट कहते हैं, ये डिजर्ट होता है, एक DESERT, ये सिंगल वाला ऐसे, ये डेजर्ट होता है, दोनों में फर्क है। SERT डेजर्ट, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, ये है डिजर्ट, डेजर्ट नहीं डिजर्ट। डिजर्ट मतलब होता है खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, उसे डिजर्ट कहते हैं, ठीक है ना, डिजर्ट। आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हो और आपने कहा कि यार डेजर्ट में कुछ लेके आओ, यार डेजर्ट में तो क्या है, कुछ भी नहीं है। वो आपसे पूछे यार डेजर्ट में कुछ लोगे क्या, अब रेगिस्तान में तो क्या लोगे, तो आप कहना भाई डेजर्ट में तो कुछ नहीं चाहिए, डिजर्ट में कुछ हो आपके पास तो लेके आओ, ठीक है ना, तो डिजर्ट, ठीक है ना, कुछ भी पाई वगैरह खा लेते हो आप, ठीक है ना, उसे कहते हैं, तो डिजर्ट, ठीक है ना। ओके, डिजर्ट। तो इस तरह के वर्ड्स है वो आप है वो यूज करिए, डाइन आउट करना क्या होता है, पिकनिक क्या होता है, ठीक है ना, ये सारे डिजर्ट वगैरह। टक इनटू भरपूर खाना होता है, पेट भर के खाना होता है, उसे कहते हैं पेट भर के खाने वाला, खाने का शौकीन जो होता है, ग्लूटन कहते हैं उसको, ग्लूटन आप याद करिए, ठीक है ना। हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए विजय, ठीक है। हाँ, पढ़ने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद हम मिठाई खाएंगे, ठीक है ना। ओके, आ जाइए सारे यहाँ। ओके, देखिए, तो यहाँ पे आप सेंटेंस बनेगा, ही टुक, हमें ले गया था वो, ठीक है ना, हम काफी समय से नहीं गए इसलिए वो हमें ले गया था, कल ले गया था, तो इसलिए हमें यहाँ पर टुक कहेंगे। आप टेक्स भी कह सकते हो, कहने को टेक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से पास्ट में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अबेंडन त्यागना, छोड़ना, कास्ट एज पर्सन हमने पढ़ा था, जो लांछन लगाते हो किसी पर, कलंक लगाते हो, उस अर्थ में आता है संजीव। ओके, ओके, अरुण गुप्ता आप कह रहे हो कि फीस ज्यादा है, ओ बाप रे, इससे ज्यादा, इससे कम क्या होगी, 1599 है, इससे कम तो क्या लेंगे बताओ। ओके, ओके, ब्लैक लैग आप कह रहे हो, यस, ब्लैक लैग तो वो होता है जो हड़ताल में साथ नहीं देता है, उसे कहते हैं ब्लैक लैग, जो हड़ताल में साथ नहीं देता है उसे कहते हैं। सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट इसमें दोनों हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए जब हम पढ़े उसमें, ठीक है ना। सो क्या, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें ध्यान देना कि जो पास्ट का जो सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के सिंपल का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, तो कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, वोरासियस वर्ड है, सही है ब्रिजेश, वोरासियस होता है पेटू, बहुत ज्यादा खाने वाला, वोरासियस, राक्षस जैसा है, वोरासियस है, ठीक है ना, राक्षस जैसा है, राक्षस जैसे खाता है वो, बहुत ज्यादा ग्लूटन है। ओके, ओके,
अस ऑल, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अस ऑल आएगा, ऑल अस नहीं होगा, वो ऑल ऑफ अस होता है। यदि ऑफ लगा देंगे बीच में तो ऑफ आएगा। यहाँ ऑल अस की जगह यदि ऑल अस ऑल ऑफ होता तो हम अस लगाते, ऑल लगाते तो ऑल ऑफ अस आ जाता, ठीक है ना, इस अर्थ में आ जाता। बाकी अस कहेंगे तो ऑल बाद में आएगा। ओके ओके, देखिए फॉर ए कपल ऑफ वीक्स का मतलब हम कपल ऑफ वीक्स से हम नहीं गए हैं, काफी वीक्स से हम नहीं गए हैं। तो चार, यस हाँ, पिक्वेंट वर्ड हमने पढ़ा है कुछ दिन पहले, पिक्वेंट पकवान की तरह स्वादिष्ट खाना होता है पिक्वेंट, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को आप यहाँ पे यूज करिए, पिक्वेंट वर्ड को यूज करिए स्वादिष्ट के अर्थ में। सोल्ट्री आप यूज कर सकते हो, सोल्ट्री स्वादिष्ट। होलसम फूड कह सकते हो, होलसम जो बहुत ज्यादा आपको स्वास्थ्यवर्धक खाना होता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। होलसम हो गया, पिक्वेंट हो गया, ठीक है ना। बेकार खाना है तो आप कह सकते हो कौन सा, बेकार खाने के लिए क्या कहोगे, दो वर्ड बताओ। देखो ओके ओके ओके, नेक्स्ट देखो। कोर्स आपका लैपटॉप पे नहीं, अभी मोबाइल फॉर्मेट में है। बताइए। क्राई इन द वाइल्डरनेस क्या था बताओ। फतेह सिंह क्या जवाब था, क्राई इन द वाइल्डरनेस, अकेले में रोते रहते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए आपका वर्ड क्या है। तो इस तरीके से आपका वर्ड बन गया। तो ऐसे वर्ड आप इसे रिलेट करिए और ऐसे वर्ड्स हैं वो आप लिखिए, ठीक है ना। हाँ, नॉन पैलेटेबल कह सकते हो, जो पैलेटेबल होता है जो प्लेट में रख के खाना खा सकें। नॉन पैलेटेबल कहोगे तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है, रुचिकर नहीं है, बिल्कुल आपका फ्रिक्वेंट नहीं है, ठीक है ना। ओके, वर्ड सही है। ओके, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सेंटेंस में कहीं कोई और आपको नजर आ रहा है कुछ चीजें। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। वन ऑफ द हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट क्या होता है बताओ, हेडोनिस्ट क्या होता है। हेडोनिस्ट, हेडोन वो जो आराम करता रहता है पूरा, ठीक है। बताओ हेडोनिस्ट क्या होता है, हेडोनिस्ट बताइए। वन ऑफ द हेडोनिस्ट, देखो यहाँ वन ऑफ कह रहे हैं तो हेडोनिस्ट आपको प्लूरल कहना ही पड़ेगा। तो वन ऑफ द हेडोनिस्ट हु टेक्स टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, टेक्स टू एक फ्रेजल वर्ब है, टेक टू एक फ्रेजल वर्ब होती है। टेक टू का मतलब होता है किसी बुरी आदत का पढ़ना, कोई बुरी आदत है उसका पढ़ना टेक टू कहलाता है, या किसी को मन ही मन पसंद करते हो उसे टेक टू कहते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी को मन ही मन आप पसंद करते हो बहुत ज्यादा, उसे टेक टू कहते हैं। जैसे आपने कह दिया ही टेक्स टू हिज कलीग प्रिया, आपने कहा वो अपने कलीग प्रिया को मन ही मन पसंद करता है तो टेक टू कहलाता है। तो टेक टू के अर्थ में होता है मन ही मन पसंद करना या बुरी आदत का पढ़ना, किसी की बुरी आदत पड़ जाए, टेक्स टू। ध्यान रखना यदि कोई फ्रेजल वर्ब होती है वो चाहे टू से खत्म होती है, चाहे, देखो हर कोई प्रेपोजिशन अपने बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लेता है, लेकिन यदि कोई वर्ड, यदि कोई फ्रेजल वर्ब है और वो टू से खत्म होती है तो भी उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ध्यान रखना। टू वैसे तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट वाली फॉर्म लेता है, लेकिन टू के साथ, टू यदि एज ए फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, फ्रेज की तरह इस्तेमाल होती है, तो उसके बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो टेक टू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मन ही मन किसी को पसंद करना या बुरी आदत का पढ़ना। और टेक टू जब भी कभी लिखेंगे तो उसके बाद यदि कोई नाउन है, जो कोई वर्ब है, तो वो हमेशा जिरंड के रूप में इस्तेमाल होगी, तो वो जिरंड के रूप में। तो ड्रिंकिंग यहाँ जिरंड है और स्मोकिंग भी यहाँ पर क्या है, जिरंड है। टेक टू के बाद नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, टेक्स ही टेक्स टू ड्रग्स, वो ड्रग्स का आदि है, ठीक है ना। ही टेक्स टू सिगरेट, वो सिगरेट का आदि है, तो ऐसे कह सकते हैं। नाउन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिगरेट का सिगरेटिंग नहीं करोगे, ड्रगिंग नहीं करोगे, लेकिन आपने वर्ब लिख दी ही टेक्स टू, तो आपको फिर आगे कहना पड़ेगा स्मोकिंग, ही टेक्स टू डांसिंग, ही टेक्स टू रनिंग, इस तरीके से आप कह सकते हो। ओके, हाँ। तो वन ऑफ द हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट क्या कहेंगे, किसको कहा था, सुख भोगी, ठीक है, आप सही कह रहे हो। सुख भोगी होता है, ऑब्सेसिव सही है, परम सुखी कह सकते हो। ओके ओके, हाँ,
एलिजियन, ठीक है, ओके ओके, टेक टू, सुखवादी, ठीक है ना। तो सुखवादी जो होते हैं हेडोनिस्ट होते हैं, हेड ऑन है वो, हेडोनिस्ट है मतलब बहुत ज्यादा सुखवादी है, भौतिकतावादी जो चीजों में, वो मटीरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, ठीक है ना, सुख भोगता है उन सारी चीजों में। तो आप कह रहे हो वन ऑफ द हेडोनिस्ट हु टेक्स टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, आप कह रहे हो कि जितने हेडोनिस्ट है, सुखवादी लोगों में से एक लोग जो क्या करता है व्यक्ति, जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करता है, जिसकी बुरी आदत उसकी पड़ी हुई है। तो यहां पर कह रहे हैं वन ऑफ द एडोनिस्ट, और अब आप कह रहे हो कि हु टेक्स टू। तो अब एक बात ध्यान रखना, अभी अभी हमने पढ़ा कि वन ऑफ का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे, जैसे आपने लिख दिया कि वन ऑफ, अब इसका इस्तेमाल कर दिया, तो अब आपने कह दिया कि वन ऑफ द, अब आप स्टूडेंट कहोगे कि स्टूडेंट्स कहोगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स कहोगे, लेकिन यहां पर वर्ब किसके लिए इस्तेमाल होगी, वन के लिए। तो वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो आपने ऐसे कह दिया वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और उसके बाद यदि मान लो आपने हु लिख दिया, तो ध्यान रखना ये जो हु है ये इसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेगा। तो अब कैसी नाउन है यहां पर, प्लूरल, तो यहां वर्ब कैसी आएगी, आर वर्ब इस्तेमाल होगी। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, इस रूल को ध्यान रखना, आगे डिटेल में हम इस रूल को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल रूल है इसका। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में से एक, तो वर्ब आएगी इज, लेकिन आपने कह दिया वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु, तो अब ये वर्ब किसके लिए इस्तेमाल होगी, स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होगी। तो यहां पर वर्ब लगाई, आपको पता है कि वन ऑफ के लिए वर्ब होती तो टेक्स्ट सही थी, लेकिन वन ऑफ द हेडोनिस्ट हु कहोगे तो हेडोनिस्ट के लिए वर्ब आएगी। आपको पता है कि वर्ब में एस लगेगा तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहां पर टेक्स नहीं, यहां पर आपको कहना पड़ेगा टेक टू, वर्ब मस्ट बी प्लूरल, यहां प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ओके, ओके, तो वन ऑफ द हेडोनिस्ट हु टेक, तो टेक्स टू नहीं, टेक टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, जो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग कर रहा है। अब आप कह रहे हो कि वे, अब उनमें से कोई एक ले रहे हो, तो अब उनमें से एक कौन हुआ, वन हो गया। अब ऑफ के बाद वाले यहां तक कि नाउन के लिए वर्ब नहीं आएगी, अब वर्ब किसके लिए आएगी, वन के लिए। तो आप कह रहे हो इज, इज आपकी करेक्ट आ रही है। फिर इज गोइंग टू अर्न सम ब्राउनी पॉइंट्स, अर्न सम ब्राउनी पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स क्या होते हैं बताओ, ब्राउनी पॉइंट्स क्या होते हैं, जवाब दीजिए, ब्राउनी पॉइंट्स। हाँ, ये पोस्ट मॉडिफायर है फतेह सिंह, सही है। ब्राउनी पॉइंट्स क्या होते हैं, जवाब दो, ब्राउनी पॉइंट्स वर्ड है आपका, ब्राउनी पॉइंट्स, जवाब दीजिए, क्या है ब्राउनी पॉइंट्स। बताइए ब्राउनी पॉइंट्स का क्या अर्थ होता है, फटाफट, ब्राउनी पॉइंट्स का अर्थ बताइए फटाफट, ब्राउनी पॉइंट्स, बोलिए बोलिए बोलिए। प्लेजर, हिमांशु आप बता रहे हैं प्लेजर, और कोई जवाब दो, ब्राउनी पॉइंट्स, आई हैव टू अर्न सम ब्राउनी पॉइंट्स, आई हैव टू अर्न सम ब्राउनी पॉइंट्स वेन एवर आई मीट हर, ब्राउनी पॉइंट्स, बताइए क्या कहोगे, बताइए। प्लेजर के रूप में आप कह रहे हो, पंकज कह रहे नहीं पता, ओके, बताओ बताओ बताओ, और कोई, अच्छी आदत, ओके, एडवांटेज इन स्पेसिफिक फील्ड, मयंक सही बता रहे हो। आप कहीं भी कोई भी अच्छी मेमोरी, ठीक है, अच्छी मेमोरी के अर्थ में कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ब्राउनी पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे उपहार वगैरह जो चीज होती है, कुछ ऐसी चीजें जो मेमोरी आपकी बिल्ड करती है, आपको अच्छी याद बना देती है कोई चीज में, किसी को आपने बुके वगैरह दे दिया, जो उसके से उसके सामने वाले व्यक्ति के जो दिमाग में या चेहरे पर मुस्कान आ जाए बढ़िया वाली, ठीक है ना, ओके, ठीक है। और क्या कह रहे हो, मेमोरेबल पॉइंट्स कह सकते हो, कोई ऐसी अच्छी चीजें मेमोरेबल पॉइंट्स कह सकते हो। तो गोइंग टू, आप स्मोकिंग इज गोइंग टू अर्न सम ब्राउनी पॉइंट्स,
ठीक है ना, वो ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करना, लोगों की वाहवाही लुटाना, लोग कुछ लोग हैं उनकी जो किए गए काम की सराहना करेंगे, उनकी वाहवाही करेंगे, तो उसे ब्राउनी पॉइंट्स कहेंगे हम, ठीक है ना। ओके, तो वो अर्न ब्राउनी पॉइंट्स कर रहा है। किस लिए ब्राउनी पॉइंट्स कर रहा है? बाय किकिंग द बैड हैबिट्स। किकिंग द बैड हैबिट्स एक इडियम है। किकिंग द बैड हैबिट्स क्या मतलब होता है? पुरानी आदतों को छोड़ना, पुरानी बेकार आदतों को छोड़ना, ठीक है ना। तो किकिंग द बैड हैबिट्स एक इडियम है, इसका मतलब है पुरानी आदतों को छोड़ना। तो पुरानी आदतों को छोड़ना आप कहते हो, ठीक है ना। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, ये भी इडियमेटिक वर्ड है, ठीक है ना। फॉर गुड होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। फॉर गुड मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए, परमानेंट, ठीक है ना। फॉर गुड होता है परमानेंट, हमेशा के लिए होता है। और किकिंग द बैड हैबिट्स मतलब होता है पुरानी आदतों को छोड़ना, ठीक है ना। ओके, फॉर गुड परमानेंट होता है, सही है। ओके, ऑलवेज, फॉर एवर, ठीक है ना, फॉर गुड। देखिए, तो इसमें देखो कितने सारे वर्ड्स हैं जो आपको सीखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, हेडोनिस्ट वर्ड आपका है। हेडोनिस्ट का मतलब होता है जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं, सुख भोगी जो व्यक्ति होता है। हेडोन, वो पूरे दिन सुख भोगता की बातें करता है, ठीक है। टेक टू का मतलब, टेक टू एक फ्रेजल वर्ब है। टेक टू का मतलब होता है किसी बुरी आदत का पड़ना होता है, या किसी को मन ही मन पसंद करना होता है, ये अर्थ निकलता है आपका। टेक टू के साथ ग्रामेटिकल रूल याद रखिए कि कोई भी फ्रेजल वर्ब है वो अपने बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म जिरंड के रूप में इस्तेमाल करती है। तो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आप एज ए जिरंड के तौर पर इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर वर्ड आया है ब्राउनी पॉइंट्स। ब्राउनी पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसी मेमोरेबल चीजें जो आप किसी के लिए लेके जाएं, उससे सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, लेकिन या ऐसे कोई, यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अर्थ निकलता है कि पुरानी आदत को छोड़ करके, हमेशा के लिए पुरानी आदतों को या बेकार आदतों को छोड़ करके वो लोगों के मन में अपने लिए एक आशावादी, एक अच्छा है, वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। इस अर्थ में ब्राउनी पॉइंट्स अर्थ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। किकिंग द बैड हैबिट्स मतलब पुरानी आदतों को छोड़ने के अर्थ में आता है। और फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। तो आपकी फॉर गुड आपकी ईडियम है, ब्राउनी पॉइंट्स आपकी ईडियम है, किकिंग द बैड हैबिट्स आपकी ईडियम है, ठीक है। टेक टू आपकी फ्रेजल वर्ब है, हेडोनिस्ट आपका वन वर्ड है। तो इस तरीके से आपके वर्ड बन रहे हैं। तो वन ऑफ द हेडोनिस्ट who take to drinking and smoking। फिर आप इनमें से एक कह रहे हैं, तो एक के लिए वर्ब कैसी आ रही है आपकी? इज इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके वर्ड्स होते हैं। ओके, कंटिन्यू रखेंगे हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछिएगा, बताइए। पर्टिकुलर टेक टू नहीं, कोई भी फ्रेजल वर्ब है वो अपने बाद जिरन लेती है। यदि कोई वर्ब आती है तो यश, टेक टू ही नहीं है। ये सारे जो क्लासेस रहेगी वो रिकॉर्डिंग में ही रहेगी आपके पास। कल जो आपकी क्लास रहेगी वो यूट्यूब पर नहीं रह करके आपकी क्लास रहेगी मदर्स एजुकेशन हब के जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है, और उस एप्लीकेशन से ही आपको वहां पे परचेज करना है, और वहीं पर रहेगा आपका ये कोर्स। यूट्यूब पर आपकी सिर्फ डेमो क्लास थी, जो 3 दिन की डेमो आज हो चुकी है कंप्लीट। जिसने भी पूरे डेमो नहीं पढ़े हैं वो आप तीनों डेमो आप पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए। तीनों डेमो की क्लासेस हैं आपकी। फर्स्ट वन हमने सिलेबस डिस्कस किया था, सेकंड क्लास थी अपनी, और ये फर्स्ट थी कल, और आज सेकंड थी। मेंस के लिए फोकस है ही, एज ए आपका मेंस के ऊपर तो फोकस है ही, लेकिन साथ ही साथ वे स्टूडेंट जो जिन्होंने कोचिंग कर चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया है ही, ठीक है ना। विशेषकर जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं उनके लिए तो बेस्ट ही रहेगा, हर एक चीज आपको सही मिलेगी। और नए स्टूडेंट्स के लिए भी आप यदि दिमाग बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, तो आपके लिए बैच है ये। ओके, अभी लैपटॉप में नहीं चलेगा। रूल्स आपके स्टार्ट ही है, कंटिन्यू क्लास आपकी रहेगी। कल जो क्लास रहेगी वो क्वेश्चन नंबर 11 से रहेगी आगे। क्लासरूम में मैं आपको नोट्स है वो लिखवा दूंगा। अभी इस डेमो क्लास में तो मैं रूल्स है वो इतना लिखवा नहीं पा रहा था, आपको पूरा बोल बोल के मैं लिखवा दूंगा। आप नोटबुक लेके बैठेंगे तो आपको एक एक नोट डाउन हो जाएगा उसमें।
फ्रेशर आप मैंने कल ही बताया था आपको फ्रेशर आपका दिमाग है। आप दिमाग से सोच रहे हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं बिगिनर हूँ, मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो यार मैं तो अभी फ्रेश हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ, मेरे मेरे दिमाग है, तो आप में दिमाग होगा भी और आप याद भी कर लोगे, समझ भी लोगे, सब आपके ऊपर ही है। ओके। और बताइए नोट्स सारे मिलेंगे आपको पीडीएफ के रूप में सबको, ठीक है ना? सबको पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स सारे मिल जाएँगे। जेके भाई बोल रहे हैं लव यू सर, ठीक है लव यू भाई आपको भी, ठीक है ना? ओके। प्री कपिल सर से पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं भाई सौरभ। हाँ, वो भी बेस्ट पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ सही है। वोकैबुलरी साथ-साथ चलेगी, वोकैब का एक बैच है, वो बैच है, वो भी आपका चल ही रहा है साथ में। फिर वर्ब में जिरंड के साथ आप नाउन तो आती है, जहाँ नाउन आएगी वहाँ जिरंड इस्तेमाल होती है यश। ओके। मदर्स की साइट पे भी चलेगा लेकिन उसकी अलग से वेबसाइट वो है साइट है वो आपको मिल जाएगा लिंक, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन पे चलेगा आपको, वहाँ सही रहेगा। न्यूज़पेपर मैं कई बार बता चुका हूँ आपको राकेश, न्यूज़पेपर द हिंदू के अलावा आप दिमाग ना लगाएं। द हिंदू पढ़िए, उसमें भी सिर्फ एडिटोरियल ही पढ़ें। ओके। ठीक है, तो कल अपन क्लास में मिलते हैं। जो आपकी रेगुलर क्लास रहेगी आपकी डेली 1.5 घंटे की डेली क्लास रहेगी। यदि टाइम हमें कम पड़ा ऐसे कुछ हुआ तो 1.5 से 2 घंटे हम कर सकते हैं उसको, 7:30 से 7 साढ़े 7 तक पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी क्लास है वो कल डॉट 5:30 आपकी स्टार्ट रहेगी। मदर्स एजुकेशन आपका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इसे कोर्स को परचेज कर लेना और हम इस क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके, कॉल टुडे आज के लिए बस इतना ही, यूट्यूब के लिए बस इतना ही। कल हम मिलते हैं मदर्स एजुकेशन हब के ऐप पर। ओके, बाय बाय, थैंक्स।